वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट यूपीपीएससी प्री आरओ एआरओ की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। यह हमारा दूसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड के साथ इसका जो है सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 दी हुई है और इधर लिस्ट सेकेंड है। तो लिस्ट 1 में है प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के प्रांत, और दूसरी लिस्ट में है कैपिटल सिटी, राजधानी। तो आपको जो है लिस्ट 1 को जो है लिस्ट सेकेंड के साथ मैच करना है और यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है ABCD ऑप्शंस में, इनमें जो है आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा ऑप्शंस जो है वो आपका सही होगा। ठीक, तो इसको जो है मैच करते हैं। न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल क्या है? तो न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। तो सिडनी किस नंबर पे है? सेकंड पे। तो ए के सामने हम लोग लिख देंगे 2। क्वींसलैंड की कैपिटल क्या होती है? तो क्वींसलैंड की कैपिटल होती है ब्रिस्बेन। ठीक है, तो ब्रिस्बेन जो है वो क्वींसलैंड की कैपिटल है। तो बी के सामने हो गया 1। विक्टोरिया की कैपिटल मेलबर्न, तो मेलबर्न ये है 4 नंबर पे। तो सी के आगे हो गया 4। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाएगी पर्थ। ठीक, तो डी के सामने हो गया 3। तो 2 1 4 3 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल सिडनी, क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की कैपिटल मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पर्थ। अब हम जानेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 6 स्टेट हैं या 6 प्रोविंस कह लीजिए। ठीक है, 6 स्टेट या 6 प्रोविंस, और 2 जो हैं वह जो है वो टेरिटरी है। ठीक है, टेरिटरी है। ठीक है, तो अब इनमें जो 6 स्टेट हैं वो है क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट एंड सॉरी, ये जो है वेस्टर्न नहीं है, ये है सदर्न ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये है सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया। ठीक है, तो क्वींसलैंड 1, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 2, सदर्न ऑस्ट्रेलिया 3, साउथ न्यू साउथ वेल्स 4, विक्टोरिया 5 एंड तस्मानिया 6। इसके साथ जो टेरिटरी है ये है नॉर्दर्न टेरिटरी 1, और यहाँ पे ये जो कैनबरा है यह ACT के नाम से जाना जाता है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी। क्या? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको 6 स्टेट और 2 टेरिटरी देखने को मिलेगा। इसमें जो ACT है, ठीक है, ACT में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैनबरा है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है, ठीक, तो जो कंट्री कैपिटल है वो है कैनबरा। अब ये जो 6 स्टेट हैं उनकी उनकी जो कैपिटल है, जैसे कि क्वींसलैंड क्वेश्चन में भी था, तो क्वींसलैंड की कैपिटल यहाँ पे है ब्रिस्बेन। नॉर्दर्न टेरिटरी की डार्विन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पर्थ, ये है सदर्न ऑस्ट्रेलिया। सदर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है एडिलेड। विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न, जो कि प्रश्न में भी था। तस्मानिया, तस्मानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आता है, तो तस्मानिया की कैपिटल है होबार्ट। न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। तो जो क्वेश्चंस में जो जो स्टेट दिए हुए थे, कौन कौन से स्टेट थे? एक था न्यू साउथ वेल्स, ये था। इसके बाद क्वींसलैंड था, क्वींसलैंड। उसके बाद विक्टोरिया, ये विक्टोरिया हो गया। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल है पर्थ। तो इस तरीके से जितने भी स्टेट हैं और टेरिटरी हैं इनकी कैपिटल जो है आपको याद रखना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इन सब की कैपिटल। तो नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ, और सदर्न ऑस्ट्रेलिया एडिलेड है कैपिटल। न्यू साउथ वेल्स सिडनी, विक्टोरिया की मेलबर्न और क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है। तस्मानिया की अगर आपसे पूछा जाए तो होबार्ट। एक और चीज ऑस्ट्रेलिया के बारे में यह खासियत है कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन लेकिन यह वह कॉन्टिनेंट है जो एक कंट्री भी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट के साथ साथ जो है एक देश को भी रिप्रेजेंट करता है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको यहाँ पे मिसमैच बताना है, कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर
क्या ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है? जी हाँ। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसका फॉर्मूला होता है CaCl ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सामने दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये होता है कैल्शियम सल्फेट, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, ठीक है, जिसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनता कैसे है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए आपको करना क्या है कि जिप्सम, ठीक है, जो जिप्सम है, जिप्सम उसको जो है गर्म करने के बाद जो है वह ये प्राप्त होता है, क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो जिप्सम क्या है? तो जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस 3/2, ठीक है, यहाँ पे 1.5 बचेगा ना H2O, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस पानी निकल जाता है, तो ये होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या है? ये है जिप्सम। क्या है? ये है जिप्सम, तो ध्यान रखिएगा। तो वॉशिंग, नेक्स्ट क्या था? वॉशिंग पाउडर। तो वॉशिंग पाउडर जो है सोडियम कार्बोनेट होता है, जी हाँ ये सही है। तो Na2CO3 ये जो है सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा, अभी हाल फिलहाल में जो 22 दिसंबर का एग्जाम हुआ था UPPCS में, तो बेकिंग सोडा का जो है फार्मूला पूछा गया था। तो बेकिंग सोडा होता क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, NHCO3, ठीक है, NHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है। तो यहाँ पे जो मिसमैच था वो कौन सा था? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे लिस्ट 1 दी है और इधर जो है लिस्ट 2 दी है। तो लिस्ट 1 को जो है लिस्ट 2 से जो है वो मैच करना है। इधर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का नाम दिया हुआ है और आपको बताना है कि वह किस वर्ष स्थापित हुए थे, ठीक। तो ललित कला अकादमी जो है 1954, ये एकदम मैच है, ठीक है। तो ललित कला अकादमी जो है 1954 में इसकी स्थापना की जाती है। संगीत नाटक एकेडमी 1953, ये भी मैच है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 का है, ये भी सही है। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979, ये भी जो है मैच है। तो यहाँ पे जो है एकदम सीरियल से है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य, जो कि टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो निम्नलिखित बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से ये देख लेते हैं। तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में, संजय दुबरी ये जो है मध्य प्रदेश में। तो ये जो तीनों हैं वह मध्य प्रदेश में। ये जो अमनगढ़ है वह उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में आएगा? यह होगा बिजनौर। क्या? बिजनौर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अमनगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। बाकी की ये जो तीन है, बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी, ये सब जो है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे मैचिंग आ गया, ठीक है। इधर एक जो है पुस्तक का नाम दिया हुआ और उनके लेखक, ठीक। तो देखिए रास पंचाध्यायी जो है वह नंददास की है। किसकी पुस्तक है? नंददास। तो रास पंचाध्यायी के सामने नंददास जो है तीसरे नंबर पे हैं, तो ए के सामने 3 लिख लीजिए। चैतन्य भागवत की पुस्तक के लेखक हैं वृंदावन दास। तो वृंदावन दास जो है 1 नंबर पे हैं, तो बी के सामने 1 लिखिए। चैतन्य मंगल जो है यह पुस्तक जय नंदा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो जय नंदा जो है वो 2nd नंबर पे हैं, तो सी के सामने 2 लिखिए। भक्ति रत्नाकर लिखी गई पुस्तक है नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा, ठीक, ऑप्शन 4। तो इस तरीके से 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी। यहाँ का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है आपको बताना है कि वह कौन सा ग्रुप ऑफ डाइट है जो मैक्सिमम एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है। ठीक, तो देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, सेकंड नंबर फैट, प्रोटीन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, यही जो तीन हैं उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो भोजन में जो है अन्य चीजें आवश्यक होते हैं, जैसे विटामिन हो गए, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, लेकिन एनर्जी का जो सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ही होता है। ठीक, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। तो जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ही है। अगला प्रश्न, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे? तो आपको उस लीडर का नाम बताना है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये वो शख्स हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, तो तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जबकि महात्मा गांधी की अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी केवल और केवल जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसी में पार्टिसिपेट किए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 1931 में, ठीक 1931 में, उसी में ये पार्टिसिपेट करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930 से लेकर 1932 तक जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तीन गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में, उन तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने जो भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी। ठीक, तो महात्मा गांधी केवल और केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही गए थे। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही गए थे। ठीक, और इनके साथ एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू भी गई थी, जो कि भारतीय महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? ध्यान रखिएगा, प्रश्न में जो है ये भी ध्यान रखना होता है कि वह क्या पूछ रहा है। वह यह पूछ रहा है कि कौन है, कि या वह यह पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो ये जो अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तब भी जो है प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। ठीक, देखिए लैटविया और पोलैंड ये तो हैं, लैटविया और रशिया ये भी हैं, स्वीडन और रशिया ये भी हैं। देखिए स्वीडन और नॉर्वे ये जो ऑप्शन में दिया गया है ये बाल्टिक सागर के तट पर नहीं है। देखिए स्वीडन तो है लेकिन नॉर्वे नहीं है। ठीक, तो नॉर्वे ना होने की वजह से जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका हो जाता है गलत। ठीक है, मतलब कि इस हिसाब से जो अपना जो सही उत्तर जो पूछा गया है कि कौन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से केवल एक ही है जबकि नॉर्वे नहीं है। अब हम इसको देखेंगे कि बाल्टिक सागर को घेरे हुए जो देश हैं उनकी स्थिति मैप पे क्या है। ठीक है, आप ये मैप देखिए, तो ये है बाल्टिक सी। ठीक है, ये है बाल्टिक सी, आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये बाल्टिक सी का रीजन है, राइट। अब यहाँ पे देखिए एस्टोनिया बाल्टिक सी को घिरे हुआ है, लैटविया ये जो कि मैप में दिया हुआ था, तो एस्टोनिया, लैटविया की कैपिटल रीगा, ये भी ध्यान रखिएगा, लैटविया की कैपिटल रीगा। लिथुआनिया ये भी जो है घेरे हुए है, रसिया, यहाँ पे ये जो रशिया का जो है वो एक्सटेंशन है। ठीक है, ये भी है, पोलैंड ये भी बाल्टिक सी को घिरे हुए, स्वीडन ये भी बाल्टिक सी को घिरे हुए। अब देखिए जो ऑप्शन में दिया हुआ था क्या दिया हुआ था, नॉर्वे की पोजीशन तो यार यहाँ पे ये देख रहे हैं नॉर्वे, ठीक बहुत दूर है बाल्टिक सी से। तो इसको जो घेरे हुए हैं कौन कौन से, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लुथानिया, पोलैंड एंड स्वीडन। ठीक, ये जो वो देश हैं जिन्होंने जो है बाल्टिक सी को घेरा हुआ है। अब देखो जो इसके आसपास जो क्षेत्र हैं, ठीक है, इसके आसपास जो क्षेत्र हैं उनकी कैपिटल भी देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जर्मनी भी जो है बाल्टिक सी की सीमा के साथ लगा हुआ है। ठीक, तो जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लुथानिया, पोलैंड ये सब हैं। अब इनकी कैपिटल भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो देखिए
यहाँ पे स्वीडन है, स्वीडन की कैपिटल ये देखिए स्टॉकहोम। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस्की यहाँ पे है। रशिया की कैपिटल तो आप लोग जानते हैं मॉस्को है, जो कि यहाँ पे अभी मैप में नहीं दिख रहा है। एस्टोनिया की कैपिटल तल्लीन, ठीक, एस्टोनिया की कैपिटल तल्लीन। लैटविया की कैपिटल रीगा। लिथुआनिया की कैपिटल देखिए ये है विल्नियस, ठीक है, विल्नियस, विल्नियस, ओके। और पोलैंड, चूंकि यहाँ पे इसकी कैपिटल यहाँ पे नहीं दिखाई रही, पोलैंड की कैपिटल होती है वार्सोवा, ठीक है, वार्सोवा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया है कि कुछ ऐसे सागर जिनको घिरे हुए जो देश हैं उनको जो है मैंने यहाँ पे संकलित किया है, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लैक सी को घिरे हुए कौन कौन से देश हैं, कैस्पियन सी को घिरे हुए कौन कौन से देश हैं, या अरल सी की सीमा रेखा से सटे जो है कौन कौन से देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ब्लैक सी, काला सागर, ठीक है, काला सागर या ब्लैक सी को घिरे हुए यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया, रोमानिया, ठीक है। फिर से देखिए, ब्लैक सी को घिरे हुए यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया और रोमानिया। कैस्पियन सागर को घिरे हुए कौन कौन से देश हैं, तो देखिए तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान। फिर से देखिए, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान, ये जो है कैस्पियन सी को घिरे हुए देश हैं। अरल सागर के सीमावर्ती देश कौन से हैं, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। तो काऊ से याद रखिएगा, क से कजाकिस्तान, उ से उज्बेकिस्तान और अरल सागर, ठीक है। तो अरल सागर को घिरे हुए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। तो आपको बताना है कौन जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। स्थल, ये एकदम एक सिंपल से समझिए कि कौन सा जो स्थल भाग के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो जो पर्वत हैं वो भी जो है लैंड स्ट्रक्चर में ही आते हैं। तो क्या यह एक टेरिटोरियल इकोसिस्टम होगा, जी हाँ। तो पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा, ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएगा। मेरीन इकोसिस्टम यहाँ पे साफ ही लिखा है, सागरी, तो सागरी जो है वो लैंड में कैसे आएगा, ठीक है, स्थल भाग और जल भाग वैसे ही अलग हो जाना है। तो ये जो है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा, ना कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये सागरी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है, ना कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर तो मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे भी देख लेते हैं, देखिए निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये भी तो इसमें साफ ही लगा हुआ है स्थलीय, ठीक है। तो लो लैंड हो चाहे हाई लैंड हो, ये सारे जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आएंगे। अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र जो सेमी एरिड इकोसिस्टम है, ठीक है, यहाँ भी पानी के जो है कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है। तो सेमी एरिड इकोसिस्टम भी जो है स्थल भाग में मिलेगा, ना कि जल भाग में या वायुमंडल में मिलेगा, ठीक है। तो सेमी एरिड इकोसिस्टम भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूछा गया है कि कौन जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का उपभाग नहीं है। अगला प्रश्न जो है वो देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को आप देखिए, प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया, ठीक है। वन है ग्रामीण क्षेत्र, सेकंड है शहरी क्षेत्र मतलब कि अर्बन एरिया। तो ध्यान रखिएगा 9th A भाग में जो है वह शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की बात की गई है, ना कि ग्रामीण क्षेत्र की। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 2 सही है, ठीक है। तो देखिए जो भारतीय संविधान का भाग 9A है वह शहरी क्षेत्र की स्थायी स्वशासन की बात करता है, और यह कब आया था, 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो जो भाग 9A की जो एंट्री होती है अपने संविधान में वो 1992 में जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत होता है, ठीक। और इसके तहत जो अनुच्छेद जोड़े गए थे वो 243P से लेकर, ध्यान रखिएगा, 243P से लेकर
243 ZG के जो आर्टिकल्स हैं वो 9th ए में जोड़े गए थे और जिनका रिलेशन किससे है? अर्बन एरियाज में लोकल सेल्फ गवर्नेंस से। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे केवल जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। जी हाँ, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ही स्थित है। यह एक पक्षी अभयारण्य है। जी हाँ, जो पार्वती अर्गा है वह एक बर्ड सेंचुरी है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा हमारा क्या होगा? जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो अन्य पक्षी अभयारण्य हैं उनकी स्थिति को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिस्ट है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार हैं उनके उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक, कि उनकी स्थापना कब हुई थी और वह किस जिले में है। तो यहाँ पे पहला दिया है नवाबगंज, जिसको जो है आज की डेट में शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार बोला जाता है। यह है उन्नाव में और इसकी स्थापना होती है 1984 में और यह 2.25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। समसपुर पक्षी विहार जो है रायबरेली में है। यह 1987 का है और इसकी एरिया है 7.80। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, देखिए इन बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, इनकी जो स्थापना वर्ष है उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि हाल फिलहाल के ट्रेंड में यूपीपीएससीएस प्री हो चाहे आरओ के एग्जाम हो, उसमें जो है इनसे स्थापना जो वर्ष है वो भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनके स्थापना वर्ष से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो पक्षी विहार हैं उनकी स्थापना कब हुई है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है, 1988 में इसको स्थापित किया जाता है और इसकी एरिया है 80 स्क्वायर किलोमीटर। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, 1990 में इसकी स्थापना की जाती है और 3 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, ये भी 1990 में स्थापित किया जाता है, 29 स्क्वायर किलोमीटर है इसकी एरिया। ओखला पक्षी विहार जो है गौतम बुद्ध नगर में है, 1990 में इसकी स्थापना की जाती है और 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। समान पक्षी विहार, देखिए समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, जबकि समस पक्षी विहार जो है रायबरेली में है। तो समान जो है मैनपुरी में है, 1990 में इसकी स्थापना की जाती है और 5.26 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार की बात करें तो ये गोंडा में है और 1990 में इसको जो है स्थापित किया जाता है और 10.84 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है, यह भी 1990 का है, 2.62 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। पटना पक्षी विहार एटा जिला में, ठीक है, ये भी जो है कई बार पूछा गया है। पटना पक्षी विहार एटा में है, ये भी 1990 का है, 1.09 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। सूर सरोवर पक्षी विहार ये है आगरा में, ठीक, यहाँ से प्रश्न जो है आ चुका है, ठीक, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है, ये 1991 में इसको स्थापित किया जाता है और 4.03 और अब जो है 8 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर तक जो है इसका विस्तार हो चुका है। अगला प्रश्न जो है वह जो है वो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है वो मैच करना है और नीचे जो कोड दिया है, ठीक, जो कूट दिया है उससे जो है आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो एक तरफ जो है साइंटिस्टों के नाम दिए गए हैं और इन साइंटिस्टों का क्या कार्य क्षेत्र रहा है, क्या फील्ड रहा है, किस फील्ड में इन्होंने काम किया है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो बीरबल साहनी जो है एक पेलियोबॉटनिस्ट है, ठीक है, मतलब कि जीवाश्म वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ए के सामने लिख दीजिए। 3 केसी मेहता प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान में इन्होंने काम किया है, तो केसी मेहता का आगे लिख दीजिए। 4 पी महेश्वरी, इन्होंने इम्यूरोलॉजी में काम किया है, तो भ्रूण विज्ञान हो गया, तो पी महेश्वरी के सामने लिखिए 2। एम एस स्वामीनाथन, इनका संबंध है ग्रीन रिवोल्यूशन से, हरित क्रांति से। इनको जो है इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर भी बोला जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, तो डी के सामने हो गया 1, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 3421। तो 3421 कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कथन सही है? ठीक है, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ए ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। क्या स्टेटमेंट यह सही है? जी हाँ, यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा क्या है? However, his qualities as a ruler were not more remarkable than his victories on the field of battle. हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। ये जो नहीं लगा दिया ना, यहीं से गलत हो गया है ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों जो है मैच थे। ठीक, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हो गया है गलत, पहला जो स्टेटमेंट है वो है सही। तो हमारा जो सही उत्तर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहां का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल और केवल एक सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि हम लोग जो है हाल फिलहाल में ट्रेंड देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के आधार पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह के प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ये जो योजनाएं हैं चाहे इंस्टीट्यूशंस हैं वो कब आते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? ध्यान रखिए, नाबार्ड नाबार्ड जो है 1982 का है। कब? 1982 में इसकी स्थापना की जाती है नाबार्ड की। बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, इसकी कब शुरुआत की जाती है? तो ये प्रोग्राम है 1992 का। ठीक है, अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब स्टार्ट की जाती है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये है 1998 का, 1998 का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, जो रीजनल रूरल बैंक है आरआरबी, इनकी स्थापना की जाती है 1975 में। ठीक है, 1975 में। तो अब जो है हमारे सामने इनके स्थापना वर्ष या लॉन्चिंग ईयर जो है वो हमें मिल गए हैं। अब इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है चौथा नंबर पहले आएगा। ठीक, पहले आरआरबी हो गया 4, उसके बाद नाबार्ड हो गया 1, उसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज प्रोग्राम 2, और लास्ट में होगा 3। ठीक है, तो लास्ट में आता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो 4123 4123, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4123। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। ठीक, और आपको नीचे दिए गए कूट से सही तार्किक व्यवस्था का चयन करना है। ठीक है, तो सूचना क्या दी गई है? पहले नंबर पे प्रस्तावना है, दूसरे पे विषय सूची है, मतलब कंटेंट्स है, तीसरे पे चैप्टर्स हैं, चौथा पे इंडेक्स है, पांचवें पे टाइटल है। तो अगर कोई किताब आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आता है किताब पे? तो सबसे पहले क्या आएगा? टाइटल आएगा। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? शीर्षक आता है ना, तभी तो आप जानोगे ये कौन सी किताब है, पहले उसका नाम। तो टाइटल हो गया पहले नंबर पे। ठीक, तो 5 पहले। अब देखो, अगर आपने जो है पहली चीज ही पकड़ ली कि पहले नंबर पे टाइटल आता है, और टाइटल जो है दिए गए ऑप्शंस में क्या है? 5वें नंबर पे है। तो अब देखो 1 2 5 3 इस तरह से अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे सी तो पहले ही पकड़ में आ गया, तो हमारा आगे का जो है मैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहीं से जो है उत्तर मिल गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसका पूरा सीक्वेंस अरेंज कर लेते हैं। मान लें कि आगे अगर इसी पे आधारित प्रश्न आ जाता है, थोड़ा फेरबदल कर लेता है, तो हमें जो है इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, तो किसी की भी किताब में सबसे पहले क्या हो गया? टाइटल हो गया, उसके बाद क्या आएगा? कंटेंट आएगा। ठीक, ये जो दूसरा नंबर का कंटेंट हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगी? प्रस्तावना आएगी, तो 5 to 1 हो गया। उसके बाद क्या आएगा? उसके चैप्टर्स आएंगे, तो 3 हो गया। ठीक, और लास्ट में क्या आएगा? इंडेक्स आएगा। ठीक, तो 52134 52134 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक, सबसे पहले शीर्षक, उसके बाद विषय सूची, प्रस्तावना, अध्याय और अनुक्रमणिका, जिसको इंडेक्स बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आपको जो है पश्चिम, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इन स्थलों को जो है अरेंज करना है। अब ये जो मीजोलिथिक साइट्स हैं
उनको जो है जियोग्राफिकली वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्थल है, मेसोलिथिक जो साइट्स हैं, वो है कहाँ पे। ठीक, तो देखो पैसरा जो है वो है बिहार में। कहाँ है? ये है बिहार में। ओके, लेखैया कहाँ है? ये है मिर्जापुर। कहाँ है? मिर्जापुर। मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर मतलब उत्तर प्रदेश। ओके, बिरभानपुर कहाँ है? ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। महदहा, महदहा कहाँ है? ये है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ मतलब उत्तर प्रदेश। तो अब देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बिहार, इसको तो हम अरेंज कर ले जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही दो साइटें हैं, एक है मिर्जापुर और एक है प्रतापगढ़। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रतापगढ़ और मिर्जापुर की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे जो प्रतापगढ़ है वह मिर्जापुर से वेस्ट में है। ठीक है, तो पहले नंबर पे हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 3। ठीक है, तो प्रतापगढ़ ज़्यादा वेस्ट में है, तो पहले नंबर पे हो गया महदहा 4, उसके बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर 2, लेखैया, लेखैया जो है वो मिर्जापुर में 4-2, इसके बाद 1 पैसरा और 3 जो है वो बिरभानपुर है। ठीक, तो 4-2-1-3, 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर सी। तो प्रतापगढ़ में है महदहा, मिर्जापुर में है लेखैया, बिहार में है पैसरा और वेस्ट बंगाल में है बिरभानपुर। अब इसको जो है थोड़ा सा मैप में देखिए आप लोग, तो महदहा कहाँ? प्रतापगढ़। ये हो गया महदहा प्रतापगढ़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक, इधर में लिखता हूँ महदहा, महदहा। ठीक है, महदहा जो हो गया वो प्रतापगढ़ में हो गया, प्रतापगढ़। ठीक है, अब मिर्जापुर कहाँ है? मिर्जापुर ये है, मिर्जापुर में है लेखैया, लेखैया, मिर्जापुर में है लेखैया। ठीक है, ओके, पैसरा। अब ये तो दो हो गए यूपी में, तो आप देख सकते हैं कि प्रतापगढ़ जो है वो वेस्ट में है। ठीक है, उसके ईस्ट में आता है यहाँ मिर्जापुर में लेखैया साइट। ठीक, अब इसके बाद उत्तर प्रदेश अगर हम निपट जाता है तो फिर बिहार में क्या था? पैसरा था, पैसरा। ठीक है, पैसरा हो गया। और पश्चिम बंगाल में था बीरभानपुर, बिरभानपुर। ठीक है, ये हो गया वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया, महदहा सबसे वेस्ट में, उसके बाद लेखैया, उसके बाद बिहार में पैसरा, उसके बाद सबसे वेस्ट ईस्ट में होगा बिरभानपुर। ठीक है, बिरभानपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, यहाँ पे लिस्ट 1 दी है और इधर जो है लिस्ट 2 दी है, तो लिस्ट 1 को जो है लिस्ट 2 से मैच करना है। विटामिन आपको बताना है कि दिए गए लिस्ट 2 में कौन विटामिन है, तो विटामिन है कैरोटीन। ठीक, कैरोटीन किसको रिप्रेजेंट करेगा? विटामिन ए को। तो ए के सामने हम लोग लिख देंगे 2। एंजाइम, इसमें एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। पेप्सिन जो है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो बी के सामने 1 हो गया। हार्मोन, ठीक, लिस्ट सेकंड में हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन जो है वो हार्मोन है। ठीक है, ये हो गया 4। प्रोटीन, प्रोटीन का है केराटिन। ठीक, अल्फा केराटिन, बीटा केराटिन, ये प्रोटीन के फॉर्म है। ठीक, तो डी के सामने हो गया 3। तो 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर डी। यहां पे सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ यह पीवाईक्यू सीरीज का यह वीडियो जो है कंप्लीट होता है। तो आज की डेट में हमारा 2 लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ, 3rd लेक्चर जो है वो कल आएगा। तो हमारे साथ जो है इस चैनल पे बने रहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।